नमस्कार, मेरा नाम है अर्चना जैन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ गद्य साहित्य, जो मैंने आदिकाल के भाग बांटे थे 6, जिसमें ये छठा भाग है। सबसे अंतिम भाग है गद्य साहित्य। गद्य का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बताऊँगी। ये गद्य जैसे कोई दोहा होता है, कोई एक दोहा, बड़ा भैया तो क्या भैया जैसे पेड़ खजूर। जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसको अपन देखे जाएंगे तो ये दोहे रूप में लिखा हुआ, क्योंकि ये दोहा माना गया है। ये जो है ये एक दोहा है, और यही मैं इसका भावार्थ लिख दूँ यहाँ पर। ये दोहा है, जो दोहा वो गद्य में गिना जाएगा कि नहीं, ये दोहा पद्य के रूप में गिना जाएगा। सॉरी, गलती हो गई बोलने में। ये पद्य के रूप में आएगा। ये दोहा है, ये आएगा पद्य के रूप में, यानी कि ये पंक्ति रूप में है ना, इसीलिए। और वही अगर मैं इसका भावार्थ करूं और फिर भावार्थ लिखूं, इसका आसान शब्दों में अर्थ, दोहे का अर्थ लिख दूं, मतलब अर्थ से माने दोहे का अर्थ। ये दोहे है, अब मैं इस दोहे का अर्थ लिख दूं कि सिर्फ बड़ा होने से क्या होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक वह किसी के काम ना आ सके, काम ना आ सके। बड़ा होने से क्या सकता है, जब वह किसी के काम ना आ सके तो फिर इसका क्या फ़ायदा। जैसे ही बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है, बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है, पर क्या फ़ायदा, उसके फल भी कितने दूर लगते हैं, बहुत ऊंचाई पर कोई चढ़ भी नहीं सकता। फल भी कितने दूर होते हैं, और छाया भी नहीं मिलती है। और छाया भी नहीं मिलती है, ऐसा वृक्ष होने से क्या फ़ायदा। अगर मैं ये लिखूँ, इस भावार्थ लिखूँ, तो ये माना जाएगा, ये गद्य माना जाएगा, गद्यांश माना जाएगा इसको। अच्छा कलर ले लो। शुरुआत में तो मैंने आपको ये बता दिया कि गद्य क्या होगा। ये ऐसा गद्यांश जो भावार्थ लिखते हैं पूरा हिंदी में ऐसे पैराग्राफ टाइप में, ये गद्यांश लिखेंगे तो वो गद्य में माना जाएगा, उसको हम गद्य साहित्य में पढ़ेंगे। ये गद्य साहित्य है, जैसे अर्थ रूप है, और ये जो है ये पद्य साहित्य होता है। हाँ, वही पद्य साहित्य है। इसको पंक्ति पर कहते हैं, जैसे दोहे हो गए वो इसमें आएगा। ये मैं समझा चुकी हूँ गद्य साहित्य। अब मैं इसको गद्य साहित्य को पढ़ाऊँगी, जो आदिकाल में गद्य साहित्य किसे कहा गया, और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बताऊँगी कि आपके क्या पूछा जाएगा यूजीसी में, आरपीएससी में। आदिकाल में कथा साहित्य के रूप में कथा कहानी, वही मैंने बोला था कि भावार्थ किसी दोहे का, किसी पंक्ति का। गद्य साहित्य की रचना नहीं हुई, बल्कि ज्योतिष या व्याकरण ग्रंथ के रूप में गद्य लिखा गया, यानी कि जो व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, हिंदी भाषा की जननी वही है, तो वहीं से ही हुई है। आदिकाल में गद्य के दो रूप मिलते हैं, पहला चंपू और व्याकरण। चंपू गद्य पद्य मिश्रित रचना को हम चंपू काव्य कहते हैं, यानी गद्य का मैंने बताया था कि भावार्थ रूप आएगा। पद्य यानी पंक्ति रूप में हिंदी में बात कुछ लिखी हुई,
इसमें कुछ पुरानी थी तो आदिकालीन में थोड़ी संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग भी ज़्यादा मिलता है। गद्य यानी कि भावार्थ ऐसा समझ लो। व्याकरण और दूसरा है व्याकरण। गद्य के दो रूप मिलते हैं। यह गद्य में लिखा गया ऐसा ग्रंथ है जिसमें हिंदी भाषा के शुद्ध लेखन और उच्चारण के नियम आदि वर्णित, इसीलिए आचार्य शुक्ल ने इसे व्याकरणकालीन साहित्य न मानकर शास्त्र मानते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा शुद्ध लेखन और उच्चारण मिलता है तो इसे आचार्य शुक्ल ने इसे काल का व्याकरण भी मान लिया था। व्याकरण को साहित्य न मानकर, यहाँ पर व्याकरण को साहित्य न मानकर शास्त्र मानते हैं कि ये एक हिंदी शास्त्र है। पहला ही पहला है, इसमें 3 मुख्य है, इनके वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। पहला चंपू काव्य राहुल वेला माना गया है, जिसका वो कवि जो है वो रोड़ा को माना गया। ये लगभग 10वीं सदी का माना गया। इसमें 7 बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं। बोलियां किसी बड़े क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। सात बोलियों के शब्द इसमें मिलते हैं। रोड़ा ने यह चंपू काव्य लिखा, यानी कि छोटा गद्य पद्य मिश्रित दोनों था। इसमें राहुल नामक नायिका का सौंदर्य का वर्णन है। इसमें की राहुल वेला जो रचना लिखी गई थी उसकी नायिका थी राहुल। यह हिंदी की प्रथम और अंतिम एकमात्र शिलांकित कृति है। यानी कि ये शिलांकित कृति यानी कि कोई पत्थर का जो शिलालेख होता है, जैसे कि कोई यूं चट्टान समझ लो आपकी, हाँ ये यूं ऊंची सी चट्टान है। शिला यानी पर्वत, पर्वत यानी कि पत्थरों पर लिखी हुई है। पुराने समय में पेड़ के पत्तों पर, पत्थरों पर, कोई बड़ा चट्टान का पत्थर हो उस पर लिखी हुई मिलती है। यह नक्श एक सौंदर्य वर्णन परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। यानी कि नक्श यानी कि किसी भी नारी का नक्शे लेकर सिख मतलब यानी सिर तक वर्णन इसमें सब कुछ किया हुआ है। इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की भी उल्लेख किया गया। यानी कि 10वीं सदी यानी कि लगभग आज के 1000 वर्ष पूर्व, 10वीं सदी यानी 1000 ईस्वी, अभी चल रहा है 2024, यानी कि आज से लगभग 1000 वर्ष पहले हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है और आज राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। उस समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, समाज में क्या रिवाज रीति वगैरह थे और आज क्या है, इसका वर्णन। जैसे कि पहले के ज़माने में तो ऐसे ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं थी, आज के ज़माने में तो ऑनलाइन पढ़ाई भी है। मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में ये सुरक्षित है। यानी कि इसकी प्रति को, इस रचना को, राहुल वेला जो कवि रोड़ा द्वारा लिखी गई रचना, उसको सुरक्षित रखा गया है मुंबई में। अगला सेकंड है व्याकरण। व्याकरण लिखा था वर्ण रत्नाकर, रचना नाम थी ज्योतिश्वर ठाकुर की, 19वीं शताब्दी की लिखी हुई है, मतलब 1900। इसके लेखक थे ज्योतिश्वर ठाकुर और रचना थी वर्ण रत्नाकर। इसमें वर्ण, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्ण भेद आदि का वर्णन है। यानी कि इसमें शब्द के उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होते हैं, कौन सा शब्द कंठ है, तालव्य है, ऐसे। हिंदी की प्राचीनतम व्याकरण में इसे माना जाता है। ये मैथिली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। यानी कि ज्योतिश्वर ठाकुर ने मैथिली भाषा का प्रयोग किया था उस समय में, 19वीं सदी में। अगला उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये लिखा गया था दामोदर पंडित शर्मा और ये 14वीं सदी में लिखा, नहीं ये 19वीं सदी में नहीं लिखा गया, ये 14वीं सदी में लिखा गया है। सॉरी गलती हो गई। और ये 12वीं सदी में लिखा गया था।
ये मैथिली, ये भी मैथिली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इस शब्दकोश या विश्वकोश भी कहा जाता है। यह भी मैथिली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसे भी शब्दकोश या विश्वकोश भी कहा जाता है। इससे पहले जो ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा वर्ण रत्नाकर लिखा गया था उसे भी विश्वकोश माना गया। दामोदर पंडित काशी कौशल के राजा गोविंद देव के सभा के थे। पहले इस ग्रंथ का नाम उक्ति व्यक्ति था, फिर बाद में उक्ति व्यक्ति प्रकरण कर दिया गया। लेखक ने इसमें 5 अध्याय लिखे थे, 5 लेसन इसमें लिखे थे और उन्हें प्रकरण नाम दिया, इसलिए इस ग्रंथ का नाम उक्ति व्यक्ति प्रकरण कहा जाने लगा। इसके अतिरिक्त इसमें अनेक लोकोक्तियाँ, यानी कि जो लोक में प्रचलित होती है उक्तियाँ, यानी कि कुछ कथन उस समय में, सुक्तियाँ, मुहावरे का भी प्रयोग किया, इसलिए इसे दुर्लभ ग्रंथ कहा जाता है। और इसमें तत्सम शब्दावली का ज़्यादा प्रयोग किया। तत्सम संस्कृत प्रधान शब्द, जिसमें संस्कृत के शब्द ज़्यादा आते हैं उनको तत्सम कहते हैं। और तद्भव, जिसमें देशज शब्द ज़्यादा आते हैं या हिंदी के शब्द जो सामान्य बोलचाल की हिंदी है वो ज़्यादा काम में आते हैं, उनको तद्भव शब्दावली कहते हैं। और इनका जन्म 1154 या ये जो इनके पंडित दामोदर प्रसाद है, इनका जन्म 1154 या 1155 समथिंग माना जाता है। आदिकालीन काव्य, आदिकालीन काव्य को 6 भागों में बांटा था। छह भाग में विभक्त है। आदिकालीन साहित्य के 6 भाग। पहला सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और ये गद्य साहित्य। तो ये मैंने आपको तीनों 5-6 ही पढ़ा दिए थे और इनके बाकी के ये इस वीडियो में गद्य साहित्य केवल, और इनको बाकी के 5 को भी पढ़ना हो साहित्य को तो ये मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएगा आपको। इसके लिए आपको मेरे YouTube चैनल के पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे। और पेड क्लास के लिए 9413324501 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ ही ये आदिकालीन कवि और काव्य और आदिकालीन साहित्य के भाग का लेसन यही समाप्त होता है। और मैं अर्चना जैन आप सभी से विदा लेती हूँ। और आप हमारे YouTube चैनल को, हमारे वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। समाप्त आज की क्लास।